नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी कारोबार को आज़ादी, इसमें आपका स्वागत है। इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कमोडिटी कारोबार को लेकर, उसका क्या बड़ा इंपैक्ट होगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया गया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। मतलब ये कि अनाज, खाने के तेल, दलहन, आलू, प्याज, इस पर अब सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। सिर्फ आपात स्थिति में ही सरकार कोई नियंत्रण करेगा, इसके अलावा कहीं से कोई हस्तक्षेप होगा नहीं। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो ये कि किसान अब कहीं भी अपनी फसल को बेच पाएंगे, एपीएमसी से बाहर भी, और इसमें किसानों को आज़ादी मिलेगी, कोई पाबंदी नहीं होगी फसल बेचने को लेकर के। तो इन बड़े फैसलों का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा किसानों के ऊपर, कारोबारियों के ऊपर, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं रमेश चंद साहब, मेंबर हैं नीति आयोग, अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं सीके, और हमारे साथ हैं पाशा पटेल, पूर्व चेयरमैन हैं सीएसीपी महाराष्ट्र के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव पर क्या कहा है। जहां चाहे किसान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि सरकार जो है इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखे हुए है, पता नहीं कब क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर में कौन कानून लगा दे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को, बाधाओं को दूर करने के लिए इसको जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो है इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया गया है कि जिससे एक फ्री मार्केट चले। लेकिन सरकार के पास में ये हथियार है कि जब कभी भी हमको लगेगा कि स्कार्सिटी हो रही है, इसमें कमी आ रही है या जमाखोरी हो रही है, तो फिर हम उसको लागू कर लेंगे। ओके, तो ये आपने सुना केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को कि इससे क्या फायदा किसानों को होने वाला है। अब मेरा पहला सवाल रमेश चंद साहब आपसे होगा, क्योंकि आप खेती किसानी को, एग्रीकल्चर को बहुत डीपली देखते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सीधा संबंध व्यापार के साथ है और जो हमारे किसान हैं उनको इससे इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। उसके लिए मैं पहले एक मिसाल दूंगा। हमारे देश में हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का फूड प्रोडक्शन वेस्ट होता है। वो इसलिए वेस्ट होता है कि हमारे पास उसके भंडारण के लिए, हमारे पास उसके प्रोसेसिंग के लिए, हमारे पास उसके कोल्ड स्टोरेज के लिए जो एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अब वो व्यवस्था क्यों नहीं है? कारोबारियों से जब ये बात की चर्चा होती थी तो वो हमेशा ये बताते थे कि जब तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो कभी भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाके हमें अपना स्टॉक मार्केट में डालने के लिए बाध्य कर सकते हो। तो जब 1 लाख करोड़ की पैदावार जो किसान की अभी वेस्ट हो रही है, जब हमारे पास व्यापक व्यवस्था हो जाएगी भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो जो किसान का प्रोड्यूस कई बार उसको मजबूरी में सड़क पे फेंकना पड़ता है, इन चीज़ों से उसको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा, इसमें ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड के आने से एक प्राइस स्टेबिलिटी आएगी कि जब कहीं कोई बम्पर क्रॉप हो गई, प्राइस क्रैश हो गया, तो जब एक देश में प्राइवेट सेक्टर की ये कैपेसिटी होगी कि वो अपना प्रोड्यूस को ज़्यादा मात्रा में रख सके। दूसरा, इससे जो है प्राइस स्टेबिलिटी आएगी जिसका लाभ किसानों को भी होगा और उसका लाभ जो है हमारे जो इकॉनमी है उसको भी होगा। और तीसरा, ई कॉमर्स के लिए और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए इस तरह की जो बाधाएं हैं उनका उठाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एक्सपोर्ट के लिए, यदि आपने आज एक्सपोर्ट करना है तो आपको 6 महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन देखकर, 4 महीने पहले उसकी सिचुएशन देखकर प्रोड्यूस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यदि आपने प्रोड्यूस का अरेंजमेंट किया एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट की अब बहुत आवश्यकता है हमारे देश को, और तब आप देखते हो सडनली जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट के लिए रखी थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लग गया,
आपको बाध्य कर दिया गया कि आप इसको अपनी डोमेस्टिक मार्केट में इससे जो ज्यादा है इसको बेचिए। तो संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि किसान को इन तीन तरीकों से उसका वेस्ट नहीं होगा, जो वायलेंट फ्लक्चुएशन प्राइस में होती थी वो कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट के लिए एक नई व्यवस्था ज्यादा अच्छे अवसर मिलेंगे और इन तीनों का सीधे तौर पे किसान से संबंध है। हाँ, लेकिन रमेश चंद साहब, आपने ये 3 फायदे गिनाए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह से आज़ादी मिलने से कारोबार में एक स्थिरता आएगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट लाया गया था उस समय मकसद ये था कि जब अनावश्यक मार्केट में तेजी मंदी हो जाती है, जब जमाखोरी बढ़ जाती है, कालाबाजारी बढ़ जाती है, तो उस दौरान ये एक्ट काफ़ी प्रभावी होता है। तो क्या आपको लगता है कि कंट्रोल हटा लेने से इस बात का खतरा अभी भी रहेगा कि कभी भी जमाखोरी हो सकती है, मुनाफाखोरी हो सकती है, होर्डिंग हो सकती है, ये खतरा तो रहेगा? और अगर हाँ, तो इस खतरे को रोकने के लिए क्या अलग से कदम उठाने चाहिए? इसके 2 परिवर्तन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जब किसी चीज की शॉर्टेज और उसकी प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, मार्केट मैनिपुलेशन के अवसर तभी पैदा होते हैं, ज्यादा पैदा होते हैं। आप हमारी अधिकांश कमोडिटी को देखिए, आप या तो हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं, किसी में हम थोड़ा जो है उसमें सरप्लस भी हो चुके हैं और उनकी प्रोडक्शन में समय के साथ एक काफी स्थिरता आई है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उस तरह की परिस्थिति में सरकार के पास कोई कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है। ये जानना बड़ा आवश्यक है कि 3 परिस्थितियां वहां कहा गया है। यदि देश में असाधारण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कहीं कोई बाढ़ हो जाती है, कहीं कोई फैमिन आ जाता है, कहीं कोई कोविड जैसा एपिडेमिक आ जाता है, ये असाधारण परिस्थितियां हैं। पहली बात, कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें प्राइस के बहुत फ्लक्चुएट होने के चांस होते हैं, व्यापार से आप स्टेबलाइज कर नहीं सकते। दूसरा ये है, उस असाधारण परिस्थिति में भी एक ट्रिगर हमने उसमें बनाया है कि कितनी कीमत बढ़ने के बाद ही सरकार इसके बारे में सोच सकती है, और वो ट्रिगर है 100% इंक्रीज आलू और प्याज की प्राइस में यदि हो जाए, या 50% इंक्रीज हमारे सीरियल पल्सेस और ऑयल सीड की प्राइस में हो जाए। ये दूसरा उसका कंडीशन है। तीसरा उसका कंडीशन है, इनके बावजूद भी यदि कोई प्रोसेसर है, यदि किसी की एक्सपोर्ट के लिए कमिटमेंट है, तो उस पे ये एक्ट नहीं लगेगा। तो असाधारण परिस्थिति में सरकार ने अपने पास इसको रखा हुआ है और हमने पास्ट का डेटा देखा था कि इस तरह की परिस्थिति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पैदा होती है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानना चाहिए, जो किसान भाई हैं, जो कारोबारी हैं, उनको जानना चाहिए कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। और जो बात रमेश चंद साहब ने बताई कि असाधारण परिस्थिति में सरकार के पास कंट्रोल तो रहेगा, ये तो ऐलान पहले भी हुआ था, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई वो ये कि कितनी कीमतें बढ़ेंगी और उसके बाद सरकार का इंटरवेंशन होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अब अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आप भी लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि इस तरह का बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल आसान भाषा में कि अभी जो ताजा चुनौती है किसानों के सामने वो ये है कि उन्हें उनकी उपज का अच्छा भाव मिल जाए, अच्छा मार्केट मिल जाए जहां पर वो अपनी फसल को बेच पाए। सरकार ने ये तो दे दी मंजूरी कि आप कहीं भी अपनी फसल को बेचें, लेकिन वो मार्केट भी तैयार होना चाहिए और उनको भाव भी मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उस पर्पस को ये बदलाव सॉल्व कर रहा है या इस मोर्चे पर कुछ और करने की जरूरत है अभी? सबसे पहले तो मृत्युंजय जी मैं मुबारकबाद दूंगा सरकार को कि एक मुद्दा जो बहुत अरसे से पड़ा हुआ था, फाइनली गवर्नमेंट हैज बिटन द बुलेट, कि आज इन लोगों ने इसको फाइनली लॉ में बदल दिया ऑर्डिनेंस के मार्फत। ये जो माइंडसेट था ना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला, ये सोशलिस्ट एरा के जमाने का माइंडसेट था, जिस जमाने में ये कहा जाता था फ्रॉम शिप टू माउथ का हम लोगों का सिचुएशन थी। पर आज पिछले 30, 40, 50 सालों में बहुत देश बदल चुका है। हम लोगों के हर चीज की इफरात हो गई है प्रैक्टिकली। आज गेहूं लीजिए,
या चावल लीजिए, इन सब चीजों की इफरात हो गई। तो आज की तारीख में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू रखना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बेईमानी है अपने किसानों के साथ। क्या अब आप एक चीज समझिए कि जब भी मार्केट में किसान नई क्रॉप आती है तो पहले 2 महीने के अंदर ही वो पीरियड होता है जब बाजार डूबता है, क्योंकि उस समय ज्यादा मार्केटिंग होती है। तो उस पीरियड में अगर जो खरीदार हैं या व्यापारी हैं या प्लांट वाले हैं, अगर आप उनको रोक लेते हैं और उनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू रखते हैं तो वो क्यों खरीदेंगे? और मैं नहीं समझता किसी भी सरकार की वर्ल्ड में इतनी ताकत है कि जो भी चीज मतलब देश में आए वो सब सरकार खरीदे। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही ज्यादा एंटी फार्मर पॉलिसी थी, और अब चूंकि इसको खत्म कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जहां तक दूसरा मुद्दा आपने बताया किसान कहाँ भी बेच सकता है, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात है। किसान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था कि आपने उसको कंपेल किया हुआ था कि केवल आप एपीएमसी के अंदर ही जाके अपना माल बेच सकते हैं। आज क्यों कर सकते हैं भाई, आप अपना माल कहीं भी बेचिए। तो आई थिंक ये भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है फाइनली कि आज किसान कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको बढ़िया दाम मिलेगा वहां वो बेचेगा। इससे एक फायदा ये होगा, नहीं ये तो ठीक है। हाँ, आज जो प्लांट वाले हैं ना, वो प्लांट वाले आज की तारीख में अब किसानों से जुड़ेंगे और डायरेक्ट उनके उस पर परचेजिंग भी होगी फैक्ट्री पे। तो इससे किसान को बेहतर वो मिलेगा, क्या नाम, मैं समझता हूँ रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई भी बड़ी कमोडिटी आप पहले मार्केट यार्ड में लेके जाए फिर फैक्ट्री में जाए तो उस पर खर्चा बढ़ता है। तो ये सारे फायदे मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में किसान को ही मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो फैसले लिए गए हैं ये बहुत ही बड़े फैसले हैं और इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन पाशा पटेल जी, आप तो सीएसीपी की नुमाइंदगी कर चुके हैं महाराष्ट्र की, जो कि प्राइस के लिए सरकार को सिफारिश करती है कि अलग अलग फसलों की क्या सरकारी खरीद कीमत होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात जो अभी अतुल जी ने कही कि फ्री मार्केट कर दिया गया है किसानों के लिए, जहां चाहें वो अपनी फसल बेच पाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मार्केट तैयार है? क्या किसान जहां खेती करते हैं उनके खेत के आसपास, उनके गांव के आसपास, क्या उस तरह के मार्केट उपलब्ध हैं जहां किसान आसानी से बेच पाएं? या आपको लगता है कि ये तो एक पॉलिसी वाली बात है कि आपने अलाउ कर दिया कहीं भी बेचें, लेकिन दूसरा बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर अच्छा मार्केट तैयार करना पड़ेगा? जी, ये बात सही कही आपने कि परमिशन मिलके फायदा नहीं, वो बाजार उपलब्ध करना पड़ेगा। सरकार की जो स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर हम बनाएंगे तो हमारा माल हम हमारी मर्जी से जहां भी हो हम बेच सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि अभी अतुल जी ने जो कहा ना, नाइंसाफी थी 1955 से अब तक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर हमारी प्याज थी तो एक बात सुनिए कि क्या था कि इसेंशियल बोले तो जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। यानी कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि प्याज खाए बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा सरकार का कहना था। और इस वजह से पहले जब भी प्याज की कीमत बढ़ती थी तो सरकार एक्सपोर्ट पे बैन लाता था, लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गई, उस पे लाया एमईपी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, और ऐसे अलग अलग कानून लगा के किसानों को मरवाने का काम इस देश में होता रहता था। लेकिन अब पहली बार सरकार ने जो किसानों की 1960 से अब तक इस देश के हर एक राज्य के किसानों की जो मांग थी कि वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से हमको निकालो, वो निकाला गया। मैं सारे देश के किसानों की ओर से नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये हमको ये तो कानून तो बदल गया, लेकिन एक देखिए कि 2-3 साल पहले मैंने एक चीज देखी है कि प्याज का स्टॉक अगर कोई व्यापारी अगर करता है तो उसके घर पे पड़ती थी, जैसा कि गांजा और अफीम रखने के बाद जैसे रेट पड़ती है वैसा प्याज रखने के बाद भी रेट पड़ती थी। तो इसका अब ये इस कल के 3 तारीख की मीटिंग में ये जो निर्णय लिया गया है कि स्टोर के बारे में जो कानून था, अब स्टॉक लिमिट नहीं रहेगा। तो पहली बात क्या हो गई कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से हमको छुटकारा मिल गया। दूसरा, स्टॉक लिमिट में से
तीसरा, देश में कहीं भी हमारा माल हम बेच सकते, और चौथा कि मार्केट कमेटी का अस्तित्व रखने के बावजूद भी हमको हमारा माल बेचने के लिए परमिशन मिली। मैं आपको मृत्युंजय जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं लातूर में रहता हूँ। लातूर के मार्केट में 15-15 मार्केट बंद रहती थी। तब किसान कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, ऐसी परिस्थिति रहती थी। अब तुम्हारा मार्केट बंद रहो या चालू रहो, लेकिन मैं मेरे किसी भी में माल बेच सकता हूँ। इस तरीके का फायदा किसानों को हो गया। ओके रमेश चंद साहब, मैं सर अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पीएम ने कहा है कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाएगी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इस दिशा में एग्रीकल्चर के लिए क्या नया हो रहा है? सबसे पहले एक आंकड़ा शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाशा साहब किसानों के लीडर हैं, बैठे इसमें हैं आए हुए। अब हमारी जो डोमेस्टिक देश की डिमांड है वो 2% प्रति वर्ष से भी कम रेट पे बढ़ रही है, जबकि हमारा एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो 3% से औसत बढ़ रहा है। जाहिर है कि जो ये गैप है ग्रोथ में, जो डोमेस्टिक डिमांड का बढ़ना और प्रोडक्शन का, इसके लिए हमें ओवरसीज मार्केट देखनी होगी, नहीं तो प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में क्रैश कर जाएंगे। अब वो जो है हमारे एक्सपोर्ट कैसे हो पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज एक्सपोर्ट के लिए होती है कॉम्पिटिटिवनेस। आज हम बहुत सी चीजें बाहर इसलिए नहीं बेच सकते कि हमारी प्राइसेस उनकी प्राइस से ज्यादा है, और हमारी प्राइस उनकी प्राइस से क्यों ज्यादा है? वो इसलिए नहीं है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, वो इसलिए है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन इतना इनएफिशिएंट है, उसमें प्राइस स्प्रेड इतना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको कहूं, यदि आप कोई चीज एपीएमसी मंडी में ले जाते हो तो एकदम से आपको 8% तो उस पर चार्जेस बढ़ जाते हैं, 2% कमीशन एजेंट, 2% मंडी फी, 2-3% रूरल डेवलपमेंट फंड प्लस और जो सारी चीजें हैं। तो जो एक सप्लाई चैनल और किसान के बीच में प्राइस स्प्रेड होता है, उसमें कम से कम 10% की वृद्धि इसी वजह से हो जाती है कि आप उसको एपीएमसी मंडी के थ्रू रूट करते हो, और एपीएमसी मंडी में ऐसे ऐसे रेवेन्यू के टैक्स लगा दिए हुए हैं कई स्टेट्स ने कि आप प्रोड्यूसर तो एफिशिएंट हो अपने कॉम्पिटिटर से, लेकिन एफिशिएंट सप्लायर नहीं हो। एफिशिएंट सप्लायर इसलिए नहीं हो कि आपकी सप्लाई चेन में इतने इंटरमीडिएरी भरे हुए हैं। तो एक ये पहला है कि एट लीस्ट 10% का एडवांटेज हमारे एक्सपोर्टर को कंपेयर टू, यदि वो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज करने की बजाय जो नए प्लेटफॉर्म है वो अपना प्लेटफॉर्म बनाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, या सीधा अपने वेयर हाउस पे माल ले ले या किसान के खेत से जाकर उठा ले, इससे उसको कम से कम 10% का एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर मिलेगा। ये पहला। दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन आप तभी इंश्योर कर सकते हो यदि फार्मर के साथ आपका कोई एग्रीमेंट हो। तो वो जो तीसरा एक्ट है जिसका आपने अभी तक चर्चा नहीं किया, तो हमने फार्मर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एग्रीमेंट फॉर प्राइस इंश्योरेंस और फार्म सर्विस कहा है। तो ये तीसरा हो गया। और लास्ट इसमें कि आपके पास समय नहीं है, टाइमलीनेस एक्सपोर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस समय किस कंट्री में कौन सी चीज ज्यादा रेट पे बिक सकती है, और वहां ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, अपने पास उसको रखिए, और जब मौका मिलता है उसको एक्सपोर्ट करिए। पहले कर ठीक है, ये आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। लेकिन अतुल जी, आप एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं, तिलहन उद्योग की नुमाइंदगी करते हैं। तिलहन हम चूंकि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी करते हैं बड़े पैमाने पर, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री या उस मोर्चे पर हम आत्मनिर्भर बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, उस दिशा में क्या कुछ किया जाना बाकी है अभी? आपने बड़ा अहम मुद्दा छेड़ा है, और ये ऐसा मुद्दा छेड़ा जिसके लिए हम लोग बड़े सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान 70% अपना कंजम्पशन इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गया है। पिछले 20 सालों में या 2 दशकों में अगर आप देखें तो एडिबल ऑयल का अपना कंजम्पशन तो मतलब बिल्कुल आसमान छू रहा है। जहां तक प्रोडक्शन है ऑयल सीड का, वो कतई नहीं बढ़ा है। जो अपने लोग आज से 20 साल पहले प्रोड्यूस कर रहे थे वही आज के प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो हम लोग गवर्नमेंट को बहुत सालों से समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग समझें कि आप एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या एडिबल ऑयल सीड्स के ऊपर आप लागू करें। पर मेरे को थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 साल से अपने बातें कर रहे हैं और आज तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। पर मेरे को लगता है शायद गवर्नमेंट में ये पास हो गया है, पर अभी उसको जो जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए वो अभी तक मेरे को प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट में या फाइनेंस अनाउंसमेंट नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरफ अपने लोग तवज्जो देंगे तो कोई कारण नहीं है कि अपना एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट है वो क्यों ना कम हो जाए। तो जो गवर्नमेंट की अभी वो कम नहीं होगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सर वक्त की कमी है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पाशा पटेल जी, बिल्कुल संक्षेप में सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार ने एमएसपी अभी भी बढ़ाने का ऐलान किया है, एमएसपी पर खरीद भी हो रही है, लेकिन ये सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है कि सारी फसलों को एमएसपी पर खरीद लिया जाए। तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए? क्या भावांतर ठीक व्यवस्था है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्या सुझाव है आपका, बिल्कुल संक्षेप में सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब जब जो 70% तेल अगर हम बाहर से लाते हैं, खाने का तेल, एडिबल ऑयल अगर इंपोर्ट करते हैं, तो इसको अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाई जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोयाबीन के बारे में लास्ट 2-3 साल का मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। 2-3 साल में कभी भी सोयाबीन एमएसपी के नीचे नहीं रहा, बल्कि एमएसपी के ऊपर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अतुल जी है। तो हमने सारों ने मिलकर नितिन गडकरी साहब से मिले थे और रमेश चंद साहब ने एक बहुत अच्छी बात फाइनेंस मिनिस्टर के मीटिंग में कही थी। वो ये कही थी कि जो कमोडिटी 50% से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, समझ लेना वो मृत्यु घंटा है। तो इसलिए वो अगर रमेश चंद जी वहां पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सच में अगर ये कम करना है तो यहाँ के इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाई जाए, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि अगर एमएसपी कितनी भी रहो, एमएसपी से क्या लेना है, एमएसपी से भी ज्यादा पैसे 3700 रुपए एमएसपी थी और 4000 रुपए बाजार में किसानों को था। उसकी वजह से उसकी वजह सिर्फ ये ड्यूटी है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार को कुछ बड़ा फैसला करना होगा, इससे किसानों को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया पाशा पटेल जी आपका, अतुल चतुर्वेदी जी आपका और रमेश चंद साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो फैसले लिए गए हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव का, ये कितना कारगर साबित होगा, इससे कितना बड़ा फायदा किसानों को, कारोबारियों को होगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।